काफी लंबे अरसे बाद रॉयल एनफील्ड ने साल 2020 में एक नया प्लेटफॉर्म उत्पन्न किया जे सीरीज का। अब इस प्लेटफॉर्म के साथ जो पहली मोटरसाइकिल थी वो लॉन्च की गई मीटियोर 350। उसके बाद सेम प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई क्लासिक 350 और अब सेम प्लेटफॉर्म पर उतारी गई है हंटर 350। अब सेम प्लेटफॉर्म तो मिलता है, साथ ही साथ इन तीनों ही मोटरसाइकिल्स में आपको सेम इंजन भी मिलता है जो कि 350 सीसी का है। अब इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जो हंटर 350 है इस बाइक में क्लासिक 350 और मीटियोर 350 के मुकाबले क्या बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं वो तो हम इस वीडियो में बात करेंगे ही। साथ ही ये जो बाइक है इस बाइक को चलाने के दौरान आपको कैसा फील होता है ये भी हम बताएंगे। देखो कई लोग तो थाईलैंड में इसे ऑलरेडी चला चुके हैं, लेकिन इंडियन रोड कंडीशन पर ये मोटरसाइकिल किस तरीके से परफॉर्म करती है, खासकर जो इंडियन रोड्स होते हैं ना, थोड़े उबड़ खाबड़ वाले सड़कें या जो गांव देहात वाली जो सड़कें होती है वहाँ पर इस मोटरसाइकिल की परफॉर्मेंस कैसी है, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। इतना ही नहीं, इंडियन ट्रैफिक के हिसाब से इस गाड़ी का जो इंजन है वो कितना आपको खुश करता है और कितना निराश करता है ये भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं हूं अंकित दुबे, आप देख रहे हो एनबीटी ऑटो और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का एक डिटेल्ड रिव्यू। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को ना 3 वेरिएंट्स में उतारा गया है, यानी कि रेट्रो फैक्ट्री, मेट्रो डेपर और मेट्रो रेबल। अब इन तीनों ही कीमतों की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है यानी कि रेट्रो, उसकी कीमत शुरू होती है 1,49,900 रुपये से, जो कि जाती है मेट्रो रेबल तक 1,68,353 रुपये। अब जो बड़ा अंतर है ना वो रेट्रो और मेट्रो में है। मेट्रो रेबल, मेट्रो डेपर में आपको बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ डुअल टोन कलर के अलावा 5,000 रुपये हालांकि उसमें ज़्यादा देने होते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे रेट्रो फैक्ट्री और मेट्रो तो इन दोनों ही वेरिएंट्स में लगभग 14,000 रुपये का फ़र्क है। अब 14,000 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें भी अलग देखने को मिल जाती है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का अगर हम फ्रंट लुक्स देखते हैं तो यहाँ पर आपको सेम वैसा ही फील देखने को मिलता है जैसे कि आपको क्लासिक और मीटियोर से देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो हेडलाइट सेटअप है और ये जो इंडिकेटर्स हैं वो आपको सेम वैसे ही देखने को मिलते हैं। हालांकि अगर आप रेट्रो वेरिएंट देखते हैं तो वहाँ पर इंडिकेटर अलग देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कोई भी एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सब आपको हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिल जाती हैं और आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स देखने को मिल जाते हैं फॉर्क बूट्स के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। 17 इंच के टायर मिल जाते हैं, 110 बाय 70 सेक्शन के टायर है, 300 mm का यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आ रहा है। कैसा लग रहा है आपको? कमेंट करके एक बार आप भी अपनी राय दें। देखो क्लासिक और मीटियोर की तरह कंपनी ने हंटर 350 में कोई भी क्रोम व्रोम का इस्तेमाल नहीं किया है, पूरा ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट दिया है। अगर आप इंजन की तरफ देखते हो या फिर यहाँ पर रियर लीवर्स, साथ ही रियर व्यू मिरर वगैरह भी आप देखते हो तो यहाँ पर भी आपको ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। क्रोम वगैरह का कहीं इस्तेमाल नहीं है। हो सकता है कई लोगों को पसंद आए, कई लोगों को ना आए। खैर जो पुराने लोग हैं यानी कि जिनकी एज 40-50 से ज़्यादा है उन्हें भैया क्रोम ही पसंद आता है, लेकिन जो युवा हैं यानी कि जो जवान लोग हैं हो सकता है उन्हें ये ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा पसंद आए। अब भैया हर किसी की चॉइस अपनी अपनी अलग होती है, किसी को कुछ पसंद आता है तो किसी को कुछ पसंद आता है। लेकिन बदलाव अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो चेन कवर वगैरह आप देख रहे हो ये बेसिकली सेम वैसा ही क्लासिक और मीटियोर जैसा ही देखने को मिल जाता है, कोई बदलाव नहीं है। पीछे वाला जो टायर है वो भी आपको 17 इंच का देखने को मिल जाता है और अगर आप साइड प्रोफाइल पूरा देखते हो तो जो ब्लैक्ड आउट इंजन है वो आपको देखने को मिल जाता है। इंजन सेम वही है जैसा कि पहले बताया, क्लासिक और मीटियोर वाला ही मिलता है। और पीछे की तरफ अगर आप टायर साइज़ देखते हो तो यहाँ पर जो टायर साइज़ है वो है 140 बाई 70 का और एलॉय व्हील का डिज़ाइन भी आपको सेम वैसा ही देखने को मिलता है। इसके अलावा ये जो अगर आप एग्जॉस्ट देख रहे हो ना ये बिल्कुल अलग है, ये भी पूरा ब्लैक्ड आउट है, कहीं पर भी क्रोम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है और इसका एग्जॉस्ट नोट ना बहुत ही ज़बरदस्त है। जब मैं राइड पर जाऊंगा तब मैं आपको सुना ही दूंगा। और रियर में आपको 6 स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट वाला ट्विन ट्यूब सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। 270 mm का रियर डिस्क ब्रेक मिलता है। हालांकि जो रेट्रो फैक्ट्री है उसमें आपको डिस्क ब्रेक नहीं बल्कि ड्रम ब्रेक ही मिलता है। पीछे की तरफ अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाती है और ये जो टर्न इंडिकेटर्स हैं ये आपको सेम हेलोजन देखने को मिलते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस बाइक में आपको भले ही ये जो हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप
अतिरिक्त पैसे खर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर LED का सेटअप भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने शोरूम में देखा था। वाइट सी लाइट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं पीछे की तरफ कहाँ मेटल मिलता है, कहाँ प्लास्टिक मिलता है। तो ये प्लास्टिक है, ये मेटल है, फ्यूल टैंक मेटल है। साइड पैनल्स में अगर आप देखते हो तो ये भी आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाता है। बाकी सब कुछ आपको मेटल देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे हैंडल वगैरह ये सारी चीज़ें, ये ब्रेक्स वगैरह भी ये मेटल देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर ये स्विचेस वगैरह अगर आप देखते हो तो ये आपको सेम क्लासिक 350 और मिटियोर की याद दिलाते हैं। हालांकि जो रेट्रो फैक्ट्री वेरिएंट है उसमें आपको बहुत ही पुराने वाले स्विचेस देखने को मिलेंगे अगर आप देखते हो। और साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो रेट्रो फैक्ट्री है ना उसमें आपको अलग सीटें देखने को मिल जाती हैं, अलग ग्रेप रेल्स देखने को मिल जाता है, लेकिन मेट्रो में आपको अलग देखने को मिलता है। और इसमें सीट का लेआउट थोड़ा अलग देखने को मिलता है, सीट भी अलग है। और ये जो सीट है थोड़ी पतली सी है, यानी कि राइडर के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पिलियन यहाँ पर बैठता है तो हो सकता है उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सीट का साइज़ ना थोड़ा छोटा है। अकेला बंदा चला रहा है तो उसके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर कोई पिलियन यानी कि पीछे की तरफ बैग टांग कर बैठता है तो हो सकता है उसे थोड़ी बहुत दिक्कत आए। बाकी सारी गार्ड तो यहाँ पर मिलता ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रेब रेल ये जो मिलते हैं ये भी ठीक ठाक आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। ब्रेक लीवर्स अगर आप देखते हो तो पूरे ब्लैक्ड आउट हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखते हो ये जो मीटर है, बेसिकली मैं इसे एक बार ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो मीटर आप देख रहे हो बेसिकली एनालॉग डिजिटल मीटर है, यानी कि एनालॉग ऊपर का ये जो स्पीडोमीटर है वो आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको छोटी सी MID यूनिट देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको टाइम, गियर पोजीशन इंडिकेटर, इकोमीटर और ट्रिप A ट्रिप B ये सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। अब जो रेट्रो फैक्ट्री वेरिएंट है उसमें आपको ये जो मीटर है ये आपको छोटा देखने को मिलता है। इसके अलावा आप यहाँ पर ना एक नेविगेशन पॉड भी लगवा सकते हैं, हालांकि स्टैंडर्ड फिटमेंट के साथ नहीं आता है। आपको उसके लिए 4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करने होंगे और उसे अपने स्मार्टफोन के जरिए कनेक्ट करके नेविगेशन वगैरह भी देख सकते हैं। ओवरऑल हंटर मेट्रो का लुक काफ़ी ज़्यादा यूथफुल नज़र आ रहा है, लेकिन एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा निराश कर रही है इस लुक में, वो है इस सीट के नीचे दिया गया ये पाइप। ये अगर आप देखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा बेकार सा नज़र आ रहा है। इसे ढकने के लिए कंपनी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कर सकती थी अगर चाहती तो, यानी कि ये पैनल वगैरह ये इसे भर सकती थी। खैर आपको कैसा लग रहा है, हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, वो आपकी चॉइस है। मुझे जैसा लग रहा था वो मैंने आपको बता दिया। देखो क्लासिक 350 और मिटियोर 350 के मुकाबले हंटर 350 के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्हील बेस और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये जो बाइक है ना ये क्लासिक 350 से थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी साबित होती है, यानी कि 5 mm ज़्यादा चौड़ी है। लेकिन लंबाई, ऊंचाई, व्हील बेस के मुकाबले में मिटियोर और क्लासिक 350 से कम साबित होती है, यानी कि छोटी है ये बाइक और देखा जाए कम ऊंची है। और साथ ही इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको 150 mm का देखने को मिल जाता है, जबकि मिटियोर और क्लासिक में आपको लगभग 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक के साइज़ की बात करें तो फ्यूल टैंक का जो साइज़ है वो आपको क्लासिक के ही लगभग देखने को मिलता है और क्रोम अभी तक कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा था ना, यहाँ फ्यूल टैंक में आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मिटियोर का फ्यूल टैंक का जो साइज़ है वो 15 लीटर का मिलता है, इसमें आपको 13 लीटर का ही फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। इसी वजह से ओवरऑल बाइक का वजन भी ना आपको क्लासिक और मिटियोर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलता है। इसका सीधा फ़ायदा ना इस बाइक को चलाते हुए देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ तर्रार नज़र आती है। रॉयल एनफील्ड हंटर 350 में भी आपको सेम वही इंजन मिलता है जो कि क्लासिक और मिटियोर में मिलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो इंजन है ये सिंगल सिलेंडर है, 350 सीसी का इंजन है, आपको 20.2 PS की पावर दे देता है और साथ ही 27 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ कंपनी 5 स्पीड ट्रांसमिशन ऑफर कर रही है। अब जब इस बाइक को आप सिटी में चलाते हैं तो वहाँ पर ये बाइक ना आपको काफ़ी ज़्यादा खुश करती है, क्योंकि ट्रैफिक से अगर आप निकालते हो तो एक तो बाइक में ना उतना ज़्यादा वजन नहीं है तो आप इजीली इसे ट्रैफिक वगैरह से निकाल लेते हो। दूसरा, अगर आप इस बाइक को हाईवे पर चलाते हो तो इस बाइक का जो एग्जॉस्ट नोट है ना वाकई आपको अपना दीवाना बना देता है और एग्जॉस्ट नोट के चलते ही ना आप ना प्रेरित होते रहते हो इस बाइक को भगाने को लेकर कि भैया 80-90 की स्पीड पर तो दौड़ रही है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि थोड़ा सा और इस बाइक में थ्रॉटल दें और थोड़ा सा वो एग्जॉस्ट नोट की जो आवाज़ है वो आपके कानों में और गूंजे और आप
उस चीज़ का आनंद लेते रहें। इतना ही नहीं, अगर आप इस बाइक के साथ कॉर्नरिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। काफ़ी ईजिली, काफ़ी तेज़ तर्रार ये बाइक नज़र आती है। वाइब्रेशन, अब जो सबसे बड़ा फैक्टर है रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में, आपको क्लासिक में भी वाइब्रेशन देखने को मिला, आपको मेटियोर में भी वाइब्रेशन देखने को मिला, इस बाइक में भी आपको वाइब्रेशन देखने को मिलता है। अगर आप 80-90 से ऊपर इस मोटरसाइकिल को खींचने की कोशिश करते हो तो ये जो रियर व्यू मिरर हैं ये हिलते हुए नज़र आएंगे। आपको हैंडल पर वाइब्रेशन काफ़ी देखने को मिलता है। हालांकि क्लासिक और मेटियोर के मुकाबले वाइब्रेशन थोड़ा सा कम हुआ है, बाइक हल्की हुई है, इस वजह से थोड़ा सा कम हुआ है। इंजन भी थोड़ा सा रिफाइंड नज़र आता है अगर आप कंपेयर करते हो क्लासिक और मेटियोर से। वाइब्रेशन का मैंने आपको बता दिया कि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन देखने को मिलता है। एक चीज़ और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हुआ हूँ, यहाँ पर आप देखोगे ये जो स्विचेज़ है, पासिंग वगैरह के जो स्विचेज़ हैं, ये थोड़ा सा यूज टू होने में टाइम लगता है। अब मेरे पास 4-5 दिन से ये बाइक है तो मैं 2-3 दिन बाद इनके यूज टू हूँ। अगर आप पहली बार चला रहे हो तो हो सकता है ये जो हॉर्न वगैरह है उसे भी आप ईजिली एक्सेस ना कर पाएँ। और यहाँ पर ये जो आई बटन है, यानी कि मीटर वगैरह को सेट करने का जो बटन है, उसे आप बार बार दबाओगे जब आपको पासिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पासिंग के लिए आपको स्विच यहाँ पर मिलता है। खैर ये इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, इससे तो आप 2-3 दिन में यूज टू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हम सीटों की बात करें या फिर एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो फ्लैट हैंडल बार मिल जाते हैं, आप सीधे बैठते हो, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर अकेले आप इस मोटरसाइकिल को चला रहे हो तो आपको ये बाइक वाकई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नज़र आती है। इसके अलावा अगर आप पिलियन को बिठाकर चला रहे हो तो हो सकता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो आपको भी और पिलियन को भी, अगर आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे हैं। अगर लंबी दूरी की यात्रा के लिए बाइक चाहिए तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप मेटियोर लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर मोटरसाइकिल साबित होती है। इसके अलावा इस बाइक के साथ अगर आप थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर लेकर जाते हैं, यानी कि गांव देहात वाली सड़कों पर लेकर जाते हैं, अब भैया रॉयल एनफील्ड की सबसे किफ़ायती मोटरसाइकिल है। अगर आप क्लासिक से तुलना करते हो या मेटियोर से तुलना करते हो तो ये बाइक काफ़ी किफ़ायती है, काफ़ी सस्ती साबित हो रही है। इसी वजह से इस मोटरसाइकिल का वॉल्यूम भी बड़ा होने वाला है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बाइक की तरफ जाएंगे और इस बाइक को ख़रीदने की कोशिश करेंगे। तो अब वो ये नहीं देखेंगे कि कहाँ रह रहे हैं। तो जो लोग गांव देहात वगैरह में रहते हैं वो लोग अगर ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर इस बाइक को चलाते हैं तो वहाँ पर उन्हें थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि जो सस्पेंशंस हैं वो स्टिफ है, यानी कि कठोर सस्पेंशन है, तो हल्का फुल्का झटका देती हुई नज़र आती है। लेकिन टायर्स की जो पकड़ है ना वो वाकई आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाली है। आप ऊबड़ खाबड़ सड़कों से ईजिली आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर बड़े बम्प्स या बड़े गड्ढे आपके सामने आ जाते हैं तो वहाँ पर ये थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको कम मिलता है। अगर आप कंपेयर करते हो क्लासिक से या फिर मेटियोर से, 150 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। अब अगर हम माइलेज की बात करें तो कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि आपको 37-38 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज आसानी से मिल जाएगा, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशन में आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। जी हाँ, खैर नई बाइक है तो हो सकता है उस वजह से भी मुझे कम माइलेज मिला हो। जैसे ही मैंने इस बाइक को टॉपअप कराया, फिर कुछ किलोमीटर 70-80 किलोमीटर चलाया, फिर उसके बाद फिर टॉपअप कराया, और जो डिवाइड करके जो माइलेज मेरे सामने आया वहाँ पर इस बाइक ने मुझे 22-23 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दिया है, जो कि कंपनी के क्लेम के मुताबिक काफ़ी कम है। हालांकि अभी इस बाइक की सर्विस वगैरह खुलेगी, 2-3 सर्विस हो जाएंगी तो हो सकता है आपको और ज़्यादा बेहतर माइलेज मिले, आपको 30-35 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज इस बाइक से आसानी से मिल जाए। अब ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग इस बाइक में आपको ज़बरदस्त देखने को मिलती है। डुअल चैनल ABS है। रियर जो टायर है वहाँ पर आपको थोड़ा सा कम वेट देखने को मिलता है, हालांकि अगले वाले टायर की जो ब्रेकिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलती है। पिछले वाले टायर में भी ABS है, लेकिन वहाँ पर स्लिप होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ ना वेट आपको कम देखने को मिलता है और आगे की तरफ वेट थोड़ा ज़्यादा है। खैर वेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने जिस हिसाब से किया है उससे तो मुझे लगता है कि पीछे की तरफ थोड़ा और वेट होने की ज़रूरत थी। हालांकि अगर आप पिलियन पर किसी को बिठाकर चला रहे हैं तो आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी ब्रेकिंग पे, अगर आप पिछले वाले ब्रेक को दबाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ब्रेकिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, राइड क्वालिटी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं कहेंगे। सस्पेंशन थोड़े से और सॉफ्ट कर सकती थी कंपनी। सीटों का जो कंफर्ट है वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, सीटों का कंफर्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। राइडर के लिए बढ़िया है, लेकिन पिलियन के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। फीचर्स के मामले में अगर आप देखोगे तो फीचर्स भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप नेविगेशन पॉड, जो कि मुझे लगता है स्टैंडर्ड कंपनी को देना चाहिए था, खैर
कॉस्ट कटिंग के चक्कर में कंपनी ने उसे अलग ही रखा है। उसे आप लगवाते हो तो यहाँ पर लग जाएगा और स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाएगा। पूरा ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। लुक्स की बात करें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप साइड से देखते हो, रियर से देखते हो, फ्रंट से देखते हो तो वाकई आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त मोटरसाइकिल लगती है। एग्जॉस्ट नोट फाइनली मैं आपको सुना देता हूँ। ये आइडल कंडीशन पर इसका एग्जॉस्ट नोट है, यानी कि विदाउट थ्रॉटल। और आप थ्रॉटल देते हो आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट कैसा लग रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं तो दीवाना हो चुका हूँ इस मोटरसाइकिल के एग्जॉस्ट नोट का। और जब भी मैं इस बाइक को चलाता हूँ ना, इसका एग्जॉस्ट नोट ना मुझे प्रेरित करता है कि इस बाइक को और चलाओ और चलाओ और चलाओ। अब आखिर में बात करते हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 को खरीदा जाए या नहीं। तो जिस प्राइस पॉइंट पर रॉयल एनफील्ड अपनी हंटर 350 को भारतीय बाजार में लेकर आई है ना, तो आप आंख बंद करके ना इस मोटरसाइकिल को खरीद सकते हैं, क्योंकि युवाओं को ना इस बाइक का लुक्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और आगे चलकर अगर कंपनी 4-5 हज़ार रुपये इस मोटरसाइकिल में बढ़ा देती है, तब भी ये जो बाइक है ना आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होती रहेगी। इंजन काफ़ी दमदार है, चलाने में मज़ेदार है। एक चीज़ जो आपको निराश कर सकता है वो इस इंजन से मिलने वाली जो गर्माहट है ना, अगर आप ट्रैफिक वगैरह में रुकते हैं तो वही एक चीज़ है जो आपको परेशान कर सकती है। हालांकि अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये बाइक आपको वाकई काफ़ी ज़्यादा खुश रखती है। अगर आपका बजट 1.5 से 2 लाख रुपए है और एक ऐसी मोटरसाइकिल की तलाश में है जिसे आप रोज़ाना तो चलाएं, साथ ही साथ वीकेंड पर लंबी दूरी की यात्रा भी कर सके, तो हंटर 350 आपके लिए बेस्ट मोटरसाइकिल साबित हो सकती है। अगर आप अकेले चला रहे हैं, पिलियन को बिठाकर चलाओगे तो दिक्कत होगी। खैर, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और वो बेल आइकन ना प्रेस करें।